નમસ્કાર મિત્રો, જેસલમેરના છેલ્લા એપિસોડમાં હવે તમે જોશો પટવાઓની હવેલી અને જેસલમેરથી અમદાવાદ સુધી ટ્રેનની સફર. છેલ્લા એપિસોડમાં તમે જોયો જેસલમેર ફોર્ટ. દુનિયાનો એકમાત્ર એવો ફોર્ટ હતો જ્યાં અંદર આજની તારીખમાં પણ વસ્તી રહે છે. મિત્રો, જેસલમેરનો ફોર્ટ જ નહીં, ત્યાંના મકાનો પણ સુંદર કોતરણીવાળા છે. જેસલમેરમાં જ મળતો બાલુ પથ્થરથી આ મકાનો બને છે. જેસલમેરના માર્કેટ અને ગલીઓમાં ફરતા ફરતા હવે અમે આવી પહોંચ્યા છીએ પટવાઓની હવેલી. આ છે પટવાઓની હવેલી. આની તમામ માહિતી તમને ગાઈડ દ્વારા જ આપીશ, પણ તમને એક વાત તો કહીશ જ, અહીંયા એકવાર જરૂર मुलाकात लेजो. હવે સાંભળો गाइड बात. स्वागत है इन हवेलियों के अंदर. मेरा प्यार भरा आपको नमस्कार. जिन हवेलियों के अंदर आपने एंटर किया है, इन सारी हवेलियों को बोलते हैं पटवों के नाम से. अब पटवा ना तो इनका कोई नाम है, ना कोई इनकी जाति है. पटवा उन लोगों को बोलते हैं जो जरी का काम करते थे, जैसे हीरे, मोती, सोना, चांदी, उसके ऊपर धागे द्वारा बुनाई करके जो मालाएं वगैरह मोतियों की वगैरह बनाते थे और सोने चांदी के ऊपर धागे द्वारा दो पट देने का काम करते थे. तो उनको यहाँ के जो लोकल लोग होते थे वो पटवाई कहते थे, इसलिए ये पटवों के नाम से फेमस हो गए. तो ये हवेली, इसके लिए यहाँ के जो राजा थे उन्होंने एक इनको टाइटलिक नाम दे रखा था पटवा, इसलिए ये पटवों के नाम से फेमस हो गए. ये लोग बिजनेसमैन, व्यापारी लोग थे. एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन थे. उस जमाने के अंदर मुकेश अंबानी, अडानी, उनसे भी पैसे वाले ये लोग थे. ये व्यापारी लोग थे. ये हवेलियाँ जैन परिवारों की है. ये हवेलियाँ 18वीं सदी में बनी थी. इनके मैडो पैर थे गुमान चंद जी बाफना. गुमान चंद जी बाफना एक जैन परिवार के थे. उनके 5 लड़के थे. तो बाप ने अपने बच्चों के लिए, 5 बेटों के लिए एक कंटिन्यू जैसे 5 घर बना के रखे. और ये हवेलियाँ जितनी भी बनाई गई है, ये सारी फ्री में बनाई गई है. इसमें एक भी रुपया नहीं लगा है. अब आप सोचोगे क्या फ्री में कैसे बन गया? उसका ये रीजन था कि जैसलमेर को पहले टाइम में बोला जाता था काले पानी की सजा, क्योंकि यहाँ पर बारिश की कमी थी, अनाज की कमी थी. तो बड़ा से बड़ा ऑफिसर यदि यहाँ पर कोई आ जाता था, या तो वो भूखे प्यासे मर जाता या अपना ट्रांसफर कर देता. अब आप समझ गए होंगे कि ये हवेलियाँ फ्री में कैसे बन गई. लोग पहले क्या के अनाज के बदले काम करते थे. जो भी लोग यहाँ पर काम काज करने आते थे, ये लोग बड़े पैसे वाले थे. तो यहाँ पर जो भी काम काज करने आते थे, ये उनको खाना पानी दे देते थे, फटे पुराने कपड़े दे देते थे. इस प्रकार से सारी हवेलियाँ जितनी भी बनाई गई है वो सारी फ्री में बनाई गई. ये बिजनेसमैन एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन थे. ये हवेलियाँ बनी थी 18वीं सदी में बनी थी. इनके मैडो पैर थे गुमान चंद जी बाफना. 18वीं सदी में ये हवेलियाँ बनी थी और 1860 में इसका पूरा काम कंप्लीट खत्म हो गया. यानी एक हवेली बनाने में 12 साल लग गए, 5 हवेली बनाने में 60 साल लग गए. समय इतना ज़्यादा क्यों लगा? इसका रीजन ये था कि ये जो आप काम देख रहे हो, ये बिल्कुल बारीकी काम किया गया है. पत्थर के ऊपर ये सारा हैंडवर्क किया हुआ है, इसलिए इसमें समय ज़्यादा लग गया. इसलिए एक हवेली बनाने में 12 साल और 5 हवेली बनाने में 60 साल लग गए. और ये पूरे एशिया के अंदर 350 दुकानें थी हीरे, मोती, सोने, चांदी की. और उसी के साथ में ये सिल्क रूट का काम करते थे. उसके साथ साथ में ये 2 नंबर का भी धंधा करते थे, जिसमें मोटा मोटा जो धंधा होता था वो होता था अफीम का बहुत बड़ा धंधा. उसमें सबसे ज़्यादा पैसे आते थे. अफीम, चर्च, गांजा ये अदर कंट्री से ले आते थे, उसमें सबसे ज़्यादा पैसे आते थे. इसलिए ये राजा से बहुत पैसे वाले थे. ये राजाओं को पैसे देते थे, राजा इनको ब्याज दिया करते थे. और ये एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन थे उस जमाने के अंदर. और ये हवेलियाँ जितनी भी बनाई गई है, ये सारी इंटरलॉकिंग सिस्टम है. इसमें ना तो चूने का यूज हुआ है, ना पानी का यूज हुआ है, ना सीमेंट का यूज हुआ है. ओनली फॉर पत्थर से पत्थर जॉइंट करके पूरी बिल्डिंग को बनाया गया. ऊपर से एक एक भाग को आप खोलते जाओगे, ये सारी की सारी बिल्डिंग खुल जाएगी. ऐसी कैसी बिल्डिंग आप दूसरी जगह इसको शिफ्ट कर सकते हो. दूसरा क्या है, ये जितनी 3 मंजिल ऊपर बनाई गई है, उतनी 3 मंजिल नीचे बनाई गई है. हाँ, नीचे, और नीचे से 5 हवेलियाँ कनेक्टेड है सारी.
सबसे नीचे गहराई के अंदर ये अपने माल को छुपा के रखते थे। जैसे हीरा हुआ, मोती हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, अफीम हुआ, इसको घर में खुले में नहीं रख सकते, इसलिए वो बड़ी नीचे गहराई के अंदर छुपा के रखते थे ताकि चोर डाकुओं से बचाया जाए। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम होता था, अगर पांचों भाइयों को मिलना होता था, कोई भी मीटिंग की बात करनी होती थी तो बाहर से नहीं आते थे, अंदर से जाके मिल लेते थे, किसी को कोई पता नहीं चलता था। तीसरा होता था इमरजेंसी में, हालांकि राजा की सेना इनकी सहायता करती थी, लेकिन राजा की सेना समय पर नहीं पहुंचे तो ये अपनी सेफ्टी कैसे करते थे, तो वो नीचे से जाते थे, नीचे से बाहर निकल जाते थे, किसी को कोई पता नहीं चलता था। और ये हवेलियाँ जितनी भी बनाई गई है, ये सारा अब इसकी नींव जो भरी गई है, इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने पत्थर डाल दिए, पत्थर के ऊपर डाल दी सैंड, सैंड के ऊपर डाल दी दूध, दही, घी, मक्खन और गुड़ की चाशनी बना के वो डाल दी ताकि चूने सीमेंट का काम हो जाए। उसके ऊपर सारी बिल्डिंग को खड़ा कर दिया। और ये जितनी भी काम किया गया है, ये सारा लेडीज के गहनों के आधार पे बनाई गई है। आपने राजस्थान के अंदर देखा होगा, लेडीज गहने बहुत ज्यादा पहनती है, कान में झुमके पहनती है, गले में कई सारे आभूषण पहनती है। तो ये सारे डिजाइन है वो सारी लेडीज के गहनों के आधार पे है। ये बड़ी बड़ी जो खिड़कियां घूम रही है, ये कान में जो झुमके पहनती है लेडीज, उन झुमकों की डिजाइन दे रखी है। बीच वाले जो धरोके हैं, जो गले में पहने जाते हैं, आड़, निबोड़ी, कान, ये सारा बताया हुआ है। 1971 तक ये यहाँ रहे, उसके बाद में ये इनका बिजनेस हो गया ठप। रीजन ये था कि चारों तरफ बॉर्डर हो गया, भारत पाकिस्तान अलग हो गए, सारे कंट्री अलग अलग विभाजित हो गई, तो चारों तरफ बॉर्डर होने के कारण क्या है, इनके आने जाने के जो बिजनेस के रास्ते थे वो सारे बंद हो गए। जब रास्ते ही सारे बंद हो गए तब ये लोग परेशान हो गए, यहाँ से धीमे धीमे जाने लग गए और अलग अलग जिलों में जाके बस गए, जहाँ पर अच्छा बिजनेस देखा वहाँ जाके ये बच गए। 1974 के अंदर 74 के अंदर भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, जो पोखरण के अंदर। उस समय अपने भारत की फर्स्ट प्राइम लेडी थी इंदिरा गांधी जी। जब इंदिरा गांधी जी यहाँ पर आई तब उन्होंने ये हवेलियाँ देखी, तब तक ये हवेलियाँ सारी खाली थी, लोग तोड़फाड़ कर रहे थे इसके अंदर, इसको खराब कर रहे थे, गंदगी फैला रहे थे। तब इंदिरा गांधी जी ने, इनके मालिक जहीकर भी थी, उनको ढूंढा, उनसे मोल भाव हुआ और 80,000 रुपये में 4 हवेली गवर्नमेंट ने खरीदी। 74 80,000 बहुत होती थी उस समय, 74 में खरीदी। और उसके बाद में 1996 के अंदर 96 के अंदर जोधपुर के शहर थे जिनका नाम था जीवन लाल जी कोठारी जी, उन्होंने 60,000 रुपये में एक हवेली गवर्नमेंट से परचेज कर ली और फिर फर्स्ट वाली जो है ना उसके अंदर म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। उसके अंदर 70% ओरिजिनल काम है, 30% अभी थोड़ा नया रिपेयर काम किया गया। इस प्रकार से गवर्नमेंट ने देखा ये तो सारी प्राइवेट सेक्टर में जा रही है, तो गवर्नमेंट के बाद में क्या रह जाएगा। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको वर्ल्ड हेरिटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके ऊपर बैन लगा रखी है, ना तो इसको कोई खरीद सकता है, ना कोई इसको बेच सकता है, जिसकी प्रॉपर्टी है उसी के पास बनेगी। और ये 1971 तक सारी हवेलियाँ खाली हो गई। अब ये पूरा वर्ल्ड हेरिटेज में कन्वर्ट है। अब अपना ग्रुप का एक फोटो लेंगे यहाँ पर, उसके बाद में अंदर चलेंगे, म्यूजियम देखेंगे, आधा घंटा अपन को अंदर लगेगा। ठीक है, पहले अपना ग्रुप फोटो आदमी ने खरीदा था जिनका नाम था जीवन लाल जी कोठारी। हालांकि वो खत्म हो गए हैं, अभी इनके वंशज है वो सारी ये प्रॉपर्टी चलाते हैं। इसके अंदर क्या है कि अभी नया काम थोड़ा किया गया है, शीशे का ज्यादा काम किया गया है, इसलिए अभी इसका लेटेस्ट जो नाम रखा गया है वो रखा गया है शीश महल। लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था मोहनी लाल का। मोहनी कौन थी, जो इनके मैडम थे हुमान चंद जी बापना, उनकी वाइफ का नाम था मोहनी, उसकी याद में ये रूम बनाया गया। इस रूम का उपयोग तब होता था जब घर की फैमिली कहीं बाहर जाती थी तो पीछे उनको खतरा रहता था कि हमारे बहुमूल्य कीमती सामान हम कहाँ पर रखें, तो पहले क्या के छुपाने का ज्यादा काम रहता। तो इन लोगों ने घर के अंदर बना के रखा है सीक्रेट लॉकर, जिसको अपन बोलते हैं तिजोरी। वो मेन गेट के ऊपर है, ये इधर तिजोरी देख लो, ये तिजोरी के अंदर सारा सामान छुपा देते थे, फिर पत्थर से इसको सिलाई किया जाता था, तो पूरी दीवार बन जाती थी, किसी को कोई पता नहीं चलता था कि अंदर सामान छुपा हुआ है। अब ये मेन गेट के ऊपर रखने का भी रीजन था, मारवाड़ी शेर थे, बहुत धमाके वाले थे, जानबूझ के ये मेन गेट के ऊपर रखा गया है ताकि चोर कोई भी आएगा चोरी के नीचे से आगे जाएगा, इधर उधर नहीं देखेगा, तो उसको धोखा देने के लिए ये मेन गेट के ऊपर रखा हुआ।
और ये तिजोरी है, इसी तरह का बहुत सारा ले गए। हाँ, ये तिजोरी देख लो, और ये इनका मंदिर है। ये पुराने समय के सूर्या है। हाँ, सुपारी, गुटखा, तंबाकू, अफीम वगैरह ये सारा काटने की यूज आता था, अलग अलग दुकानों में रखा हुआ है। नहीं लागो आवाज लकड़ी का डंडा अभी नेक्स्ट उधर से चलेंगे। लगा हुआ है, नीचे लकड़ी है, ऊपर है फाइबर और शीशा। ये बेल्जियम ग्लास है, बेल्जियम फाइबर और शीशा है, बेल्जियम कंट्री से मंगा गया। ये एक मोटर से चलने वाला पंखा है, आमने सामने हवा देने। ये केरोसिन से चलने वाला पंखा है, लोहे का बना हुआ, लकड़ी की पंखियां बनी हुई है। टेलीफोन इंडिया का ये फोटो कॉपी करने की मशीन, ये पोछा वगैरह रखने के लिए USB बोर्ड है। ये ब्लैक ब्लैक लग रहा है, चांदी लगी हुई है, पहनी जाती है। ये मंदिरों में पहनने वाली साड़ी, में पहनने वाले ये राजस्थान के अंदर जब विवाह तैयार होते हैं तब उनकी वेशभूषा ये बनाई गई है। आपने गंगोर फेस्टिवल सुना होगा। और ये देखो, ये जब अपना अरे सारे एक साथ बड़े लोग साथ में रहेंगे। ये सामने जो रखे हुए लोहे के बड़े बड़े बने हुए तारे हैं, लोग कलेक्शन है, तारों का कलेक्शन है। बड़े बड़े तारे हैं, बड़े दरवाजों में लगते थे, दो दो चाबी से खुलने वाले हैं। दो चाबी इसलिए रखते थे सेफ्टी के लिए, पहली चाबी अपने पास में, दूसरी चाबी कहीं छुपा के रखते थे। अगर कोई भी उनको किडनैप करने की कोशिश करेगा तो अपने वाली चाबी निकाल के देगा, उसमें ये बड़े गेटों में छोटी खिड़कियों में लगने वाले, और ये बड़े गेट छोटी खिड़कियों में। भूलभुलैया पिक्चर देखिए आपने, तो ये मंजुलिका वाला लोग, इस लोग की खासियत है, मेन गेट के ऊपर लगता है, इसकी दो चाबियां लगती है, दोनों चाबी एक साथ में लगाएंगे, उल्टे हाथ में इसको घुमाना पड़ेगा, तब जाके ये लोग खुलेगा। ये राशि के हिसाब से ये कैमल की शीट, और ये बच्चे का पालका है, पीतल का बना हुआ, घुंघरू उसके अंदर बांधे हुए, अभी इसको फोल्ड करके रखा हुआ। विदेशी कंपनी से लाया गया सामान है, ग्रामोफोन, बाबा सुपारी, इसका बच्चे का पालना, 80 साल पुराना रेडियो, लकड़ी का ऊपर छत, रूम को ठंडा रखने के लिए ये मुल्तानी मिट्टी का लैप लिया हुआ है, नेचुरल कलर द्वारा पेंटिंग दर्शाई गई है सारी। चलो ये बच्चे का पालका है, वो 16 श्रृंगार है, और पूरा गोल्ड का पेंटिंग दे रखा है, 16 श्रृंगार ऊपर लेडीज के बताए हुए हैं, लेडीज का ब्यूटी पार्लर उस जमाने का। और 3 शीशे दे रखे हैं लेडीज का श्रृंगार देखने के लिए, वो लेडीज का चूल्हा है, शादीशुदा औरत। किचन इनके 2 प्रकार के होते थे, एक सर्दी के हिसाब से, एक गर्मी के हिसाब से। ये गर्मी में किचन चलता था ओपन किचन, खुला, ऊपर चौक खुला रहता था, हवा ठंडी आती थी, धुआं ऊपर चला जाए ताकि हवेली गंदी ना हो। पानी का यहाँ पर शॉर्टेज था, अनाज की कमी थी यहाँ पर, तो पानी और अनाज को इकट्ठा करके रखते थे। ये बड़े बड़े बर्तन हैं, इनमें पानी इकट्ठा किया जाता था। पीछे वाले ड्रम है, इनमें अनाज इकट्ठा किया जाता था। और अब आगे चलेंगे अपन डाइनिंग रूम। ये है वेलकम रूम, मेहमानों के स्वागत के लिए।
सामने आप देखो जर्मन सिल्वर लगा हुआ है, नीचे लकड़ी है, ऊपर जर्मन सिल्वर लगा हुआ है, जरदोजी का जिसको काम बोलते हैं। और यहाँ पर मेहमानों को बिठाया जाता था, लेकिन मेहमानों से पहले अपने भगवान का पहले स्थान देते। बीच के अंदर उनके भगवान है पाशुनाथ जी, वहाँ पर कोई नहीं बैठता था, साइड में मेहमान बैठ जाते। और वेलकम होता था पानी शरबत द्वारा, 2 सूर्या रखी हुई है पानी और शरबत के लिए। और ये है ग्रामोफोन, बिना लाइट के चलने वाला फ्रिज, केरोसिन से चलने वाला, ऊपर बेल्जियम ग्लास और शीशा लगा हुआ, जानकारी दे रखी है। जयपुर और दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा रखा हुआ जंतर मंतर है। ये एक छोटा सा डेमो रखा हुआ है। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, जिन्होंने पोस्ट कार्ड स्टार्ट कर दिए। तो ये पोस्ट कार्ड है उनके अंदर है पगड़ी कलेक्शन, पगड़ियाँ रखी हुई है, अलग अलग पगड़ी है। पगड़ी से आदमी की पहचान की जाती थी। 2 व्यक्ति जैसी पगड़ी पहनता था उसकी पहचान होती थी। पगड़ी आधार कार्ड होता था पहले का। तो हर एक स्टेट के अंदर पगड़ी अलग अलग पहनी जाती है। तो ये पगड़ी से आदमी की पहचान की जाती थी। अलग अलग पगड़ियाँ रखी हुई है। तो पगड़ी से पहचान होती थी कि ये फलानी जाति का व्यक्ति है, फलानी स्टेट से आया। और ये विदेशों से मंगाए गए ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे हैं 1910 के। और ये हाथों से बनाने वाला मेनू 1910 का फोटो खींचा गया है पटवाली का। ये इनके भगवान है पाशुनाथ जी, चांदी का रथ बना हुआ उनकी सवारी का। और ये पटवा से टैक्स लेते हुए 1910 का फोटो। 1910 में रिवाज था धोती कुर्ता और पजामा, ये जैसलमेर का रिवाज पहनाओ बताया हुआ। अब यहाँ पर नहाने का काम कम होता था, इसलिए परफ्यूम वगैरह यूज होता था, क्योंकि पानी शॉर्टेज था, इसलिए ये इनके परफ्यूम है। ऊपर 8 धातु से बनाई गई छत है, अष्ट धातु की। अब आगे चलेंगे। अपने बच्चों के साथ और शतरंज गेम, ताकि उनका दिमाग तेज रहे, व्यापार करने में आगे दिक्कत ना हो। सामने बैठ जाते थे। पीछे है जोधपुर का घंटाघर, जिस सेठ ने ये बाद में हवेली खरीदी है ना, वो जोधपुर से सेठ है, उन्होंने डेकोरेशन के लिए ये बना के रखा है। सेठ गुमान चंद जी बापना है, उनके छोटे बच्चे को आगे बिठा रखा है, 4 पीछे खड़े हैं। व्यापारी लोग व्यापार का प्रस्ताव रख रहे। हार के अंदर देखने लायक 3 हवेली है। पहली है पटवा हवेली, जिसके अंदर अपन एंटर है। दूसरी है सालम सिंह, तीसरी है नरपत सिंह। इन दोनों में रेजिडेंट रहता है, आप बाहर से इसको देख सकते हैं। अगर चोरी करने की कोशिश करेगा, खड़ी सीढ़ियां है, दौड़ने की कोशिश करेगा तो वो जल्दी गिर जाएगा। धीमे भागेगा तो उसको आसानी से पकड़ लेंगे। और छोटे गेट, छोटी खिड़कियां रखी हुई है, इसलिए रखी हुई है सेफ्टी के लिए, ताकि चोर वगैरह अगर दौड़ने की कोशिश करेगा या तो उसका सिर कट या टकराएगा, या वो झुकेगा तो उसको टाइम लगेगा, या इसका पैर नीचे से टकराएगा तो वो गिर जाएगा। तो ये सेफ्टी के लिए है। और ये हवेलियाँ इतनी बनाई गई है, इस प्रकार से बनाई गई है, क्योंकि पहले राजाओं का राज चलता था। तो कोई भी राजा ये नहीं चाहता था कि मेरी बराबरी करे कोई और मेरे से सुंदर मकान बनाए, इसलिए बिना राजा का हवेलियाँ तो बनाओ, लेकिन मेरी बराबरी मत करना। तब हवेलियाँ इस प्रकार से बनाई गई है। ज्योतिष विद्या के हिसाब से आप यहाँ से देखोगे तो एकदम बराबर सामने दिखेगा फोर्ट, लेकिन जब फोर्ट से आप देखोगे तो नीचे ढलान में दिखेगी, छोटी सी दिखेगी, इसकी नक्काशी वगैरह कुछ नहीं। जब राजा यहाँ पर आते थे तो ये सामने सामने दिखाई देते थे, तब वो राजा और सेठों को पता था कि हम दोनों बराबर हैं। इस प्रकार से ये हवेलियाँ बनी। पहले बड़े भाई का कदर होता था, तो हम छोटा भाई बड़े भाई की बराबरी नहीं करता था। तो हवेलियाँ भी इसी प्रकार से बनाई गई है। सबसे छोटे की छोटी हवेली, उससे बड़े की, उससे बड़े की, उससे बड़े की, स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाई गई। अब अपना एक ग्रुप फोटो ले लेंगे। यहाँ पर बाहर से व्यक्ति आते थे, उनको घर के अंदर अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि उनका सामान वगैरह या उनको कोई भी मार सकता था। इसलिए जहाँ से अपन बाहर से आ रहे थे, वहाँ से आते थे बिजनेसमैन, व्यापारी लोग, और दूसरा होता था वर्कर लोगों के लिए। कोई अनजान व्यक्ति आते थे जो कि कामकाज करके यहाँ पर, उनको घर के अंदर अलाउ नहीं करते थे, उनके लिए वो सीधी रहती ये वाली। और तीसरा रास्ता होता घर के मेंबर लेडीज के लिए, जेंट्स और लेडीज ये सीधे घर के आते हैं ये वाली। इस प्रकार से प्रत्येक हवेली के अंदर 3 सीट है। ये समुद्र में तो शंख बजाते ना अपन मंदिरों में, तो शंख का है ये काम है। इसकी वजह से गर्मियों के अंदर ये रूम ठंडे रहते हैं और सर्दी के अंदर गर्म रहेंगे। ये इनका हथाई का कक्ष, बुजुर्ग लोग जब भी बैठते थे इस कक्ष के अंदर बातचीत वगैरह करते थे। बीमार आदमी वहां सो जाता था, हुक्का पीता था, डोडा लेता था, और ये चाय पीते थे, अफीम लेते थे, चिलम पीते थे, हुक्का, ये सारा उनका होता था। आज भी अपने गांव में देखा होगा ऐसा। ज्यादा गर्मी होती तो ये दरवाजे खुले रहते, हवा ठंडी आती रहती। ये सारा सीप का काम किया गया, जिसकी वजह से गर्मी के अंदर ये रूम ठंडे रहते थे और सर्दी के अंदर गर्म रहेंगे। अभी थोड़ा मौसम सर्दी जैसा है, इसलिए थोड़े से गर्म है।
ज्यादा गर्मी के अंदर आप इस रूम के अंदर आओगे, बिना लाइट की एसी चलेगी इसके अंदर। इसका रीजन ये सीप का काम है, ये अथाई का। करोड़ों साल पहले यहाँ पर बहुत बड़ा समुद्र था, लेकिन जमीन के अंदर ज्यादा गर्मी होने के कारण क्या है, जमीन का स्तर ऊपर उठ गया, जमीन ऊपर गई और समुद्र पीछे खिसक गया। जो जगह खाली हो गई वहां पर वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सारे उत्पन्न होने लगे। लगभग 16.7 करोड़ साल पहले शाकाहारी डायनासोर यहाँ पर पाए गए, लेकिन स्थिति ये थी कि बड़े जीव छोटे जीव को खाने लग गए। तेज गर्मी, बारिश न होने की वजह से वनस्पति धीमे धीमे जल के नष्ट होने लगी और छोटे छोटे कणों में परिवर्तन होती होती वो थार का बहुत बड़ा डेजर्ट बन गया। उसी मिट्टी के अंदर जो भी जीव जंतु दब गए, वो लंबा समय होने के कारण वो ठोस होते होते पत्थर में कन्वर्ट हो गए। तो ये छोटे छोटे डायनासोर हैं, उनके अंडे हैं। बड़े डायनासोर है, उनके अंडे वो है, हाँ ये वाले। और ये डायनासोर के पैरों के निशान है, इधर ये डायनासोर के पैरों के निशान है। और ये छोटे से दिख रहे हैं ना आपको, डायनासोर के पैर है। ये पूरा छोटा डायनासोर है, पत्थर में कन्वर्ट हो गया पूरा, ये पूरा डायनासोर है। और ये सब अपन मंदिर में बताते दो पत्थर में कन्वर्ट हो गया। ये एबोन है जो समुद्र में पाई जाती है, पत्थर में कन्वर्ट हो गई। वो उल्का पिंड है, आसमान से गिरी थी, पत्थर में कन्वर्ट हो गई। ये हाँ ऊपर वाली ये है, इसको बोलते हैं रियल फ्लैक्सिंग पत्थर। इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। પટવાઓની હવેલી કઈ રીતે બની તેનો ઇતિહાસ તો તમે ગાઈડ દ્વારા જાણી જ લીધો છે। મિત્રો તમને એક વાત તો જરૂર કહીશ કે જો અહીંયા આવો તો ગાઈડ લઈને જ ફરજો, માત્ર જોવા માટે નહીં પણ તમને વધુ સમજાવવા માટે। હવે સમય થઈ ગયો છે ઘરે જવાનો, તો અમે હોટલેથી સામાન લઈ નીકળી ગયા છીએ રેલવે સ્ટેશન। અમે જે ટ્રેનમાં આવ્યા હતા તે જ ટ્રેનમાં પરત જઈશું। બપોરે 3:30 કલાકે અહીંથી જેસલમેર અમદાવાદ એટલે કે સાબરમતીની ટ્રેન ઉપડે છે, જે સવારે 5 વાગે તમને સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન ઉતારી દે છે। આ છે જેસલમેરનું નવનિર્માણ થઈ રહેલું રેલવે સ્ટેશન। આ રેલવે સ્ટેશન પણ બાલુ પથ્થરથી જ બની રહ્યું છે। તો મિત્રો ટ્રેન અમારી નીકળી રહી છે જેસલમેરથી। જેસલમેરની 3 દિવસની સફર ખરેખર બહુ જ યાદગાર રહી છે, જે કદાચ ભૂલી પણ નહીં શકાય।
સમયસર સવારે 5 વાગે અમારી ટ્રેન સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન આવી પહોંચી છે. જેસલમેરની ફરવાની યાદો લઈ હવે અમે ઘરે પહોંચી જઈશું. જેસલમેર ફરવા માટે મિત્રો તમને શ્રેષ્ઠ સમય કહું તો તે છે શિયાળો. ઉનાળામાં અહીંયા બહુ જ ગરમી પડતી હોવાથી પર્યટકો ઓછા આવે છે, એટલે તમે ઠંડીની સિઝનમાં જ અહીંયા જવાનું પસંદ કરજો. ધરતીનો છેડો ઘર. તો હવે અમે આવી પહોંચ્યા છીએ ઘરે. બહુ જ મજા કરી મિત્રો સાથે, અને હવે ઘરે પહોંચવાનો આનંદ પણ એટલો જ અલગ છે. તો મિત્રો, તમને આ આખી સિરીઝ કેવી લાગી મને જરૂરથી જણાવજો. આ વિડીયોને લાઈક કરજો, નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને તમારા મિત્રો સાથે આ વિડીયોને શેર કરજો. જય હિન્દ, જય ભારત.